मुसलमानों के इलाकों में सिर्फ जरा धमकाकर वोट ले लिया जाता है ताकि उनके मुसलमान अपने तमाम हकूक से महरूम रहे। मेरे अजीज दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, माओ बहनों, मैं आप लोगों से बस यही गुजारिश करूंगा कि आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल, अपने बच्चों का फ्यूचर देखते हुए ये पुरानी भाजपाई सरकारों को, पुरानी समर्थित सरकारों को, पुराने समर्थित नेताओं को इनको लात मारिए और मजलिस ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मजलिस के तमाम जितने भी यहाँ पर कैंडिडेट खड़े हैं मुमरा के अंदर, सभी को वोट दे करके अपना हाथ अपने मजबूत कीजिए। हमारे सैफ भाई आज जद्दोजहद परसों से करते चले आ रहे हैं। करीम भाई, इन्होंने भी कई समाज सेवाएं की है। यहाँ पर आप जितने भी कैंडिडेट देखेंगे सब शेर के सवा शेर है। बस सिर्फ आप लोगों की ताकत चाहिए। आप लोगों का काम है एक मरतबे आप लोग पतंग के निशानी पर मोहर लगाकर मुमरा शहर के अंदर पूरे हरा कर दीजिए। यही मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करने आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया नूर मोहम्मद भाई। दोस्तों, वक्त की किल्लत है, जब आप डाइस पे आए तो जो भी वक्त हो वो अपनी स्पीच बहुत मुख्तसर, बहुत चंद अल्फाज में जल्दी खत्म करने का जहमत उठाएं। अब इसी बीच में मैं वक्त की किल्लत को देखते हुए और आप सबकी कदर करते हुए इसी क्रम में इसी बीच में मैं दावत सुखन देता हूँ कि हमारे बीच में हाकर यूनियन के प्रेसिडेंट इरफान मेमन साहब हैं। मैं चाहूँगा कि आप आए और अपनी बात को 26D के आवाम तक पहुँचाने का जहमत उठाएं। माजरत चाहूँगा दोस्तों। अब इसी बीच में हमारे बीच में यही बॉम्बे कॉलोनी के एक युवा, या यूँ कहें कि युवाओं के दिलों की धड़कन, इस कस्बे, इस बाजार में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले, यहाँ के लोगों के दिलों पर राज करने वाले अरशद खान भाई हैं। मैं चाहूँगा कि बहुत वक्त की किल्लत है, समय को मद्देनजर रखते हुए बहुत कम वक्त में मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप आएँ। तमाम हाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। और ये इलेक्शन अपने आधे रास्ते तक पहुंच गया है। आप लोग देख रहे हैं ना कितनी बार दिखे सब जो 20 साल से जीत रहे हैं, कितनी बार देख लिया उनको, कितनी बार देखे। हर आदमी ने 10 बार देखा होगा, देखा है ना हर आदमी ने। वो हर नेता को जो जीत रहे 20 साल से उसको 10 बार देख लिया है, 10 बार। क्योंकि मालूम है ना आते 5 साल नहीं दिखेंगे, वो दिखेंगे भी नहीं, आएंगे ही नहीं। उनको जरूरत नहीं है। जरूरत तो हमको पड़ती है ना, हमारे कामों के लिए जरूरत हमको पड़ती है। आज उनको जरूरत है तो आ रहे हैं, आज उनकी जरूरत खत्म हो जाएगी? नहीं नहीं, हाँ, उनकी जरूरत खत्म हो जाएगी, वो चले जाएंगे अपने घर पे और हम भी अपना एक वोट दे के घर पे बैठ जाएंगे। जो जिम्मेदार है कुछ एरिया के जो दौड़ते हैं उनके पीछे अपना काम कराने के लिए, वो करा भी लेंगे। लेकिन जो हमारे मिडिल क्लास है, जो नहीं पहुंच सकते वहां पे भी, यहाँ पे भी नहीं पहुंच सकते, इन छोटे लोगों के पास भी नहीं पहुंच सकते। बहुत छोटे हैं ये, खाली नाम बहुत बड़ा है लेकिन दिल के बहुत छोटे हैं। एक ऑफिस नहीं खोल सके 20 साल में, एक ऑफिस। ये चारों वार्ड है, एक ऑफिस जो जीते हुए आदमियों का एक भी ऑफिस नहीं है, 20 साल में नहीं है। और एकदम शान से जीत के जा रहे हैं हमारे मोहल्ले से, एकदम शान से। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बाद में चिल्लाते रहो, ढूंढते रहो हमको क्या करना है? हमको तुम्हारा वोट एक लेना है और चले जाना है। और हमने 20 साल से बहुत जिम्मेदारी से वोट दिया है, उनको दिया है वोट। वो नहीं बोल सकते कि हमको वोट नहीं दिया है, हमने दिया है जिम्मेदारी से वोट।
पिछले 5 साल में आया, इलेक्शन लड़ा, हारा। हमारे एरिया में 2, 3, 4 लोग लड़ते थे तो बाहर वालों को ही जीतना था। मैं भी साथ दिया उनका, दिया साथ एकदम सामने से, क्योंकि हमारे पास लाने वाले यही लोग थे, उनको भी लाने वाले हमारे ही लोग थे, कोई दूसरा नहीं था। तो बहुत जिम्मेदारी से बोलता हूं कि एक बार इनको घर पे बिठा दो। आदमी को कदर कब होती कोई चीज की कदर आदमी कब करता है? जब वो अपने हाथ से चले जाती है तब। हमारा कोई सामान है, कीमती सामान है, टूट गया ना तो उसका बहुत अफसोस होता है, लेकिन रहता तो आया चलना, रख दे इधर साइड में रख दे। लेकिन जब वो चला जाता है ना तो बहुत तकलीफ होती है कि हमारा सामान चले गया। तो इनको भी अपने जीत की कदर नहीं है, ये नहीं कर रहे कदर अपनी जीत की, 15 साल से नहीं किए। उनको मालूम है हम 5 साल आखिरी के 5 साल आएंगे, पैसा बांटेंगे और जीत के चले जाएंगे, और फिर तुम रहो अपना जैसा रहना है। 5वें साल में आएंगे, ये रोड, ये गटर, ये नाला, ये लाइट सब कर देंगे। मैं इतनी बड़ी बात नहीं करना चाहता कि यहाँ से ये ईरान पुरान की बात नहीं, मैं अपने मोहल्ले की बात करना चाहता हूँ, सिर्फ मोहल्ले की। ये मोहल्ले का इलेक्शन है, मैं मोहल्ले की बात करना चाहता हूँ, मैं बाहर की बात बिल्कुल नहीं करना चाहता। तो इनको जीत की कदर तब होगी जब आप लोग इनको हराएंगे, जब तक हराएंगे नहीं इनको कदर नहीं होगी जीत की। एक बार इनको हरा दो, देखना ये 10 बार आएंगे आपके पास, एक महीने में 10 बार आएंगे आपके पास, एक बार। लेकिन इनको हराना पड़ेगा, जब तक इनको नहीं हराएंगे ना ये कदर नहीं करेंगे, ये अपने को ये बेवकूफों की गिनती में लेंगे। ये मैं आप इतना बड़ा मजबा, इसके लिए थोड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, बिल्कुल इनके लिए थोड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं तो ये गालियों के लायक है, गालियों के लायक है, ये अच्छे अल्फाज के लायक नहीं है। और मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, सब बहुत अच्छे दोस्त है जो भी है, लेकिन जो गलत किया है उसको भुगतना पड़ता है। यहाँ पे भी भुगतना पड़ेगा, वहां पे भी भुगतना पड़ेगा। हमारे लोगों के साथ जीता यही लॉकडाउन हमने देखा है ना। अगर किसी एक को भी अगर दिखा हो, कोई यही नगर सेवकों में से किसी एक को अगर एक राशन की पूड़ी लेके बांटते हुए दिखा है तो मेरे को इसका जवाब दे देना मेरे को इसका जवाब। बस इस पे खत्म कर रहा हूँ, बहुत प्रेशर है पीछे से, इसके लिए मैं बोलने नहीं आ रहा था कि मेरे को टाइम नहीं मिलेगा। अल्लाह हाफिज। लेकिन वोट डालना नहीं है, डरवाना है हमको। कोशिश करके हर आदमी जिम्मेदारी ले कि 10 वोट 20 वोट की जिम्मेदारी ले कि मैं डरवाऊंगा। एक बार तो डरवा सकते हैं, नहीं है हमारे लायक का नहीं है, क्या है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? एक ही है कॉलोनी में, एक ही है सब पठान जो 8 साल से लड़ रहा है, लोगों से लड़ रहा है ना, हमारे लिए लड़ रहा है। भाई बस गुजारिश है कि एक वोट देना है। और कुछ लोग, मेरी बहुत बातें आगे करूंगा इंशाल्लाह। पीछे वाले लोग को मौका देने दो, जिम्मेदारों को मौका देना है, इसके लिए मैं जा रहा हूँ। बस अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद भाई, ये बिल्कुल आपने हक बयानी की है, बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया। इंशाल्लाह प्रेसिडेंट साहब के जाने के बाद फिर आपको मौका दिया जाएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब को एक मीटिंग और करनी है। तो अभी दोस्तों आपको फिर से जो है अरशद भाई अपनी बात आपके बीच में रखेंगे। अब मैं इस शेर के साथ उस शेर को दावत सुखन देना चाहता हूँ जो उत्तर भारतीयों की आवाज है, जिसने हर उत्तर भारतीय के लिए बगैर कोई ऊंच नीच, छोटा बड़ा, जात मजहब, पंथ संप्रदाय देखे, जिसने कभी अगली पिछड़ी की बात नहीं की। जिस भी जिले से कोई उत्तर भारतीय आया, जिसने उसे गले लगाने का काम किया, इस शेर के साथ दावत सुखन दूंगा। करीब मैं भी बैठे रहे आप बस एक मिनट। तो मैं कहना चाहता हूं कि हालात बदलने की हवा कुछ भी नहीं है, हालात बदलने की हवा कुछ भी नहीं है, भारत के गरीबों को मिला कुछ भी नहीं है।
माह भरे हमको हवालात मिलेगी, वो कत्ल करे उनको सजा कुछ भी नहीं है। और साथ ही साथ ये कहना चाहता हूँ, करीम खान के हौसले को देख करके मुझे अपना एक बहुत पुराना शेर याद आया कि मुझे जानते हो, शेर का जिगर रखने वाले करीम खान के लिए मैं शेर कह रहा हूँ कि मुझे जानते हो, मैं सच बोलता हूँ, तुम्हारे खुशामद नहीं करने वाला, और तुम्हें मैं बताऊं रहो अपने हद में, डराओ ना मुझको नहीं डरने वाला। तो करीम खान वो आदमी है जो कभी ना डरा है ना झुका है, हमेशा आपके हक की आवाज किया है, आपके लिए खड़ा था, खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा इंशाअल्लाह। बस इन्हीं बातों के साथ मैं दावत सुखन देता हूँ उत्तर भारतीयों की बेबाक आवाज आली जनाब करीम खान साहब को। अस्सलाम वालेकुम। मुंबई कॉलोनी माशाल्लाह 25 सालों 30 सालों से इस बाजार में हमने बाजार खरीदे और आज भी माशाल्लाह वो खूबसूरती, शहर की खूबसूरती से ज़्यादा खूबसूरती अंदर इस मुंबई कॉलोनी की निकली है। बहरहाल उत्तर प्रदेश से चल के आए हमारे भाई AIMIM के अध्यक्ष शौकत अली साहब, सैयद पठान पूरे मुंबई का शेर, और तमाम मेरे साथी, मेरे कैंडिडेट जो मेरे साथ मेरे पैनल में, सभी का खैर मकसद, और उन पर्दा नशी माँ बहनों और मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, देखिए 10 साल हो गए, 9 साल चुनाव होकर के, 9 साल के बाद वो मौका आया है। मैं पहले सैफ के लिए शेर पढ़ देता हूँ। लोग दिया जला के दामोदर पे रखते हैं, लोग दिया जला के दामोदर पे रखते हैं, एक सैफ है जो राह गुजर में रखते हैं। अरे समंदर को भी मालूम है मीठा सैफ का पहला कदम भाव में रखते हैं। दोस्तों, सैफ मैं नहीं समझता किसी तारीफ का या मेरे बोलने का मोहताज है। इसी कॉलोनी में आपके बीच पल के बड़ा हुआ बच्चा, संघर्षशील बच्चा, जिसने कितनी तकलीफें उठाई है, मुझे शायद इस मुंबई कॉलोनी और मुंबई को बताने की जरूरत नहीं है। केसेस बनाए गए, परिवार किया गया, बहुत सारे सुन हुए इस नौजवान पे, मगर बच्चों को सलाम करता हूँ कि बच्चा शर्म न माने और आपके बीच डट के खड़ा रहा, आपकी सेवा करता रहा। और आज वो मौका जरूर आया है कि आप इससे कितनी मोहब्बत करोगे और उन 20 साल के कुर्सी के कीड़े को आप हटाओगे। 20 साल से बैठे हुए लोग, 25 साल से बैठे हुए लोग आपको इस शहर को बेच करके करेंगे। मैं भी इसी उम्र से स्टेशन से लेकर सीट भटक, मैं भी इसी गली में भटकता हूँ। जब चुनाव आता है, नाली घंटे के बाद आपका नगर से आ जाता है, जैसे भी लेकर के मैं पूछना चाहता हूँ शौकत भाई, साहब भाई, क्या ये नगर सेवक इसलिए चुना जाता है कि नाला गटर साफ करे? मैं पूछना ही चाहता हूँ कि सिर्फ झाड़ू मारने का नाम नगर सेवक है? अरे झाड़ू मारना और गटर साफ करना एक बिरादरी हमारे देश में जिन्हें भंगी बोला जाता है, बेचारे उनका काम है। मगर अफसोस है कि शहर में हमको डुबकी बजा के ये बताया गया है कि नाला साफ करना काम नगर सेवक का है। मगर मैं इससे विपरीत बातें करूँगा और मैं बातें जरूर आपको बताना चाहूँगा कि नाला गटर में ही इस मुद्रा को सीमित करके हस्ताक्षर करें कि नाला गटर साफ करके आपने बताया गया 25 सालों से कि नाला गटर ही आपका विकास है। मैं पूछना चाहता हूँ उन तानाशाहों से, मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जिन्होंने छोटी भर भर के 1-1 लाख लोग से आपको चुन के दिया। मैं जानना चाहता हूँ इस मुद्दा से 1-1 लाख वोट से जीत के देने के बाद मैं 2003 से अब तक ये आप लोग सवाल करने में जो सवाल आपको देके जा रहे हैं, 2003 से कितनी स्कूलें बनाई गई म्यूनसिपैलिटी की, स्टेशन से लेकर सिंगाटा पंचायत तक। एक स्कूल बताया 2003 के बाद अगर म्यूनसिपल स्कूल तामीर की गई। एक कम्युनिटी हॉल बताइए आप लोग, बिजनेस नगर से केंद्र ने दिया आपको। एक गरीबों के लिए कम्युनिटी हॉल बताइए, कितने गरीबों को, कितने माँ बहनों को विद्या पेंशन मिलती है, कितनी माँ बहनों
था मुंद्रा से, ताना साहब से, मगर अफसोस आपकी सारी बुनियादी सहूलतें साइड में रख करके नाला गटर साफ करके आपको बताया जाता है कि विकास है। बाहर आइए, मैं मुंबई कॉलोनी के लोगों से बोलना चाहूंगा, अपने मुंबई से बोलना चाहूंगा, बाहर आइए नौजवानों से, बाहर आइए। मैं गलियों में घूम रहा हूँ, अफसोस घड़ी और तुतारी के इतने बैनर लगे जैसे उनके बाप की शादियां हैं, ऐसा लोगों के बाप की शादियां हैं। ये घड़ी का बैनर, तुतारी का बैनर उनके बाप का पैसा नहीं है, आपके टैक्स का पैसा है। ये आपको समझने की जरूरत है। मैं उनका बैनर नहीं दिख रहा है, क्यों? हमारा पैसा नहीं, हम 400-600 लाख में चुनाव लड़ रहे हैं। इतने स्पीड में उनके पंडाल बने, मैं उस पंडालों में गली में घूम रहा हूँ मुंबई की, उन पंडालों में 8-8 साल 10-10 साल के बच्चों को बिठाया गया, झंडा और डंडा पॉलिटिकल हाथ में देकर। जिन बच्चों के हाथ में कलम होनी चाहिए उन बच्चों के हाथ में पॉलिटिकल झंडा दिया गया, स्कूलों से वंचित रखा गया। अगर वो बच्चा पढ़ लेगा ना तो आटे मारेगा और तुमसे सवाल करेगा। वे तानाशाह नहीं चाहते आपका बच्चा पढ़े, वे तानाशाह नहीं चाहते आप तरक्की करें, वो आपको गटर और नाले में रखना चाहते। मैं मुख्यमंत्री गुजारिश करूंगा इस मुद्दे से, इस मुंबई कॉलोनी से, अगर आपको लगता है सड़क पे क्वालिटी है, सड़क चंद सड़क में कर सकता है, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि तख्ता पलट करो, बदली करो तानाशाहों को। जब 20 साल से कुर्सी में बैठ के आपको नाले गटर में रखे, अब तक बहुत सारी बुनियादी सहूलतें, बहुत सारी बुनियादी सुविधाएं जो हमको मिलनी चाहिए, मगर अफसोस कभी किसी ने हमको बुनियादी सहूलतें और बुनियादी चीजें जो हमारा हक है, जो महानगर पालिका जाना चाहिए, वो पैसा भी हमारा है, हमारा और आपका है, टैक्स का पैसा है। बड़ा अफसोस के साथ कहना चाहूंगा मैं, एक स्टेडियम बना हमारे शहर में, कितना भ्रष्टाचार हुआ मैं नहीं समझता, मुझे बताने की जरूरत है। फिर मुखातिब मैं आपके साथ, मेरे साथ एक सीनियर लीडर है जो आपको कुछ बात करना चाहते हैं, फिर मैं उस मौजूद करूंगा इंशाल्लाह चुनाव के आगे पीछे। एक स्टेडियम बनाया गया, अगर मेरे मुंबई के लोग जानते होंगे स्टेडियम को, उसमें एक स्विमिंग पूल बनाया गया आपके पैसे से। अब चाहिए स्विमिंग पूल पर जाइए, मैं नौजवान से कहूँगा कल रवा मामले में, और देखिए स्विमिंग पूल की हालत है। इतनी रोटी काई जमी है शौकत भाई, इतनी रोटी काई जमी है। हमारा पैसे से स्टेडियम बनता है, हमारे पैसे से स्विमिंग पूल बनता है, मगर हमको सुविधाएं नहीं मिलती, लॉक करके रखा गया। तुम्हारे बाप का है स्विमिंग पूल, महानगर पालिका के बाद था, मगर अफसोस शहर में बोलने वाला कौन नहीं। बिजनेस नगर इस मुंद्रा ने चूक के दिया, बिजनेस नगर हमने चूक के दिया, मगर उनके मुंह में लकवा मार गया। ये कभी नहीं मुंद्रा के होंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, दोस्तों साथियों, हमने घासदार चूक के दिया, इनको चूक के दिया, चौकट भाई शायद आपको इसका इल्म हो, हमने इनको चूक के दिया। जब डॉक्टर रमन इनपुट की बात आई, हमने तुतारी से इनको चूक दिया, जिसका नाम गालिया मामा, जानते हैं ना नाम गालिया मामा को पहचानते हैं। जब डॉक्टर रमन की बुलाई, जब संख्या और सुंदर सिग्नेचर होगी तो डॉक्टर रमन रुकेगा। अफसोस गालिया मामा की तबीयत खराब हो गई, गालिया मामा की तबीयत खराब नहीं, इनके बाद में ऊपर से बोला था कि सिग्नेचर मत करना, एब्सेंट रहना। तो क्या हमने इसलिए चुना था, क्या मुसलमानों ने इसलिए किया था कि जिस दिन हमारे बात आएगी तब सिग्नेचर करने मत जाना। हम इनके चुन के दिया था इसको कि जिस दिन मुसलमानों ने हुक्म की बात आएगी तो तू साइन करने मत जाना, तबियत खराब कर देना, तबियत तक तुम्हारी इंशाल्लाह मुंद्रा खराब करेगा, इंशाल्लाह मुझे पूरा है। बहुत कुछ बोलना है, बातें बहुत है, बहुत सारी बातें आपके बीच रखना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें, लेकिन अफसोस इलेक्शन का वक्त है, 10 बजे के बाद हमको बोलने नहीं मिलता है। एक स्टेज आउट हमको जाना है, शौकत साहब के लोग सुनना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें बोलने के लिए। 2030 में फिर पूछना चाहता हूँ कितनी स्कूलें आई, जब आपके दरवाजे पर आते हैं लोग विकास करेंगे तो उनसे ये पूछो पिछले 20 सालों में क्या किया, उनके हाथ में डाल के पूछो पिछले 20 सालों में क्या विकास किया। अगर 20 सालों में विकास किया तो आपके दरवाजे पर क्यों आते, घर में बैठ के जीत कर उस खासदार को, उस आमदार को
उस नगर से होकर कुछ नहीं किया इन्होंने, सीधी टुकटुकी बजाई, मुमरा को यह बताया कि गटर नाला साहब की आपका विकास हो गया। साथियों, बहुत गौरव फिक्र का मकाम है, मैं घड़ी की तारीख दोनों की बात करना चाहूंगा, छोटा सा थोड़ा सा भट्टा दूंगा। घड़ी किसके साथ बैठी आपको पता है? मैंने समझता मुमरा को बताने के लिए तो मेरे मुमरा की जनता, मेरे मुंबई का लड़ने की जनता बहुत होशियार है। किसके साथ बैठी है घड़ी में पूछना चाहता हूँ चाचा, किसके साथ बैठी है? बीजेपी उसके साथ बैठी है जो हमारे हजूर के सामने में गुस्ताखी करता है, उसके बाजू बैठ के बैठी है, बेफिक्र रहो आपके बाल को बाका नहीं होने देंगे। ये घड़ी उसके साथ बैठी है, तो पहले उसके साथ बैठी है अविनाश यादव, राज ठाकरे, जो हमारी दरगाह की सीढ़ियां तोड़ने की बात करता है, उसके साथ बैठी है। हमारे मस्जिदों का धुआं करने की बात करती है, उसके साथ बैठे लोग। बहुत जरूरी चीज मैंने बताया, इस पर गौर करने की जरूरत है। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरी पर्दा ने सुना डालो, यही वक्त है, यही वक्त है, उसमें आ जाओ। ये दोनों बीजेपी है, जो चाचा है भतीजा है, जो भतीजा है चाचा है, ध्यान रखने की जरूरत है। कोई संशय नहीं है, ये सब वापस चले बीजेपी के, ध्यान रखना। बहुत जरूरत है इस बात के ऊपर गौर करने के लिए। तो फिर लोगों की बातें बहुत है, ध्यान रखेगा आने वाले 15 तारीख को। अगर आपको लगता है मैं सच के लोग मांगने नहीं आया हूँ, मैं मेरी मुमरा के मुंबई कॉलोनी की जनता को चलाने आया हूँ, मैं बताने आया हूँ कि आपके साथ जो नाइंसाफी होती है, बीजेपी का डर दिखा के दूसरे साल से पूरे देश में आपको ढका जाता है। बस करो, मैं शहीद में मुसलमान, मैं साथी आपका मुसलमान, बस करो। अगर दाढ़ी खींची जाती है और वैसे हिजाब खींचा जाता है और वैसे एनआरसी की बात होती है और वैसे एम्प्लॉय की बात होती है और वैसे अखलाक की बात होती है और वैसे जुर्रत की बात होती है और वैसे वो नजर आता है और वैसे तो तुमको अंदर क्यों भेजा है? हाँ, जुड़ो, तुमको क्यों भेजा हमने? अगर सब जगह वैसी तो मुसलमान के घर में भी वैसी, मुसलमान के दिल में भी वैसी, मुसलमान पता उड़ाएगा इंशाअल्लाह। बहुत सही हो गया, 70 साल होगा उनको सही होते हुए अपनी क़यादत तैयार करना मुसलमानों। मैं टंके छोड़ के बोलता हूँ, 3 नोटिस मिल गए और चौथी नोटिस मिलने वाली मुझे, डरता नहीं कोर्ट और कचहरी से। चौथी नोटिस मुझे बुलावा है, होंगे मेरे साथी में रिकॉर्ड कर लेंगे इलेक्शन कमीशन के लोग और डिपार्टमेंट के लोग। चौथी नोटिस मुझे फिर अंदर हुए, यहाँ से मुझे पुलिस स्टेशन जाना है, नहीं डरता ना मैं किसी के बात से, कोर्ट है मेरेगा, नहीं डरता। मुसलमान का कीमत किया था करूंगा और करता रहूंगा। बस करो मुसलमानों, बस करो इन दलालों को, बीजेपी का डर दिखाने वालों को। अरे बीजेपी में ताकत है, आरएसएस में ताकत है, बेचे मेरे मुमरा में, किसकी माँ ने चंदर और वो आदमी जो आपको आग दिखा कर चीर के रख देंगे मुझको। ये मुमरा है, आज कर लो मुसलमानों। अगर डंडा हमारा है तो झंडा भी हमारा होगा। उतना ही बोलते साथियों, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम करीम खान साहब, आपके जज्बात की कदर करते हुए मैं सिर्फ इतने कहना चाहूंगा कि मुमरा वालों, याद रखना, जब तक डरोगे, डराए जाओगे, आप डरना छोड़ दो, आपको डराने वाले डराना बंद कर देंगे। और साथियों, अब मैं बिला ताखीर उस शख्सियत के करीब जाना चाहता हूं जो उत्तर प्रदेश में रह के आपके हक अधिकार की बात उत्तर प्रदेश के समस्त समूचे 75 जनपदों में आपकी आवाज बन के गूंजने का काम करते हैं। उनके आगमन से पहले, उन्हें बुलाने से पहले मैं आपकी बेदारी के लिए आपसे ये गुजारिश करूंगा कि वो जब आए तो आपकी तालियों की गड़गड़ाहट कम ना होने पाए, उन्हें कहीं से ये ना एहसास हो पाए कि मुमरा के लोग बेदारी का सबूत देना नहीं जानते हैं। एक शेर पढ़ता हूँ दोस्तों कि दिखावे से किसी कीमत पे खुददारी नहीं आती, दिखावे से किसी कीमत पे खुददारी नहीं आती। अरे लहू ठंडा रगों में हो तो बेदारी नहीं आती। और बता देता हूँ, सीना ठोक के आए ठोकियो सुन लो, जो मोमिन है वतन से उनको गद्दारी नहीं आती। इन्हीं बातों के साथ अब मैं उस शेर को माइक देने जा रहा हूं जिसे सुनने के लिए
लाखों की तादाद घंटों उनका इंतजार करती है। उत्तर प्रदेश के मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट आली जनाब शौकत खान साहब, मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप आए, आवाम आपके हवाले और आप आवाम के हवाले। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के इस चुनावी जनसभा में तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन वार्ड नंबर 26 जी के उम्मीदवार जनाब सैयद पठान साहब और हमारे बड़े भाई जनाब करीम खान साहब, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम मेरे जिम्मेदार साथी, मेरे सामने बैठे मुमरा के गयूर नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, पर्दे में बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आने वाली 15 तारीख को आपको एक फैसला लेना है। आपका एक दिन का फैसला 5 साल तक आपके इलाके का मुस्तकबिल तय करता है। अगर आप एक दिन गलती करते हैं तो 5 साल आपको पछताना पड़ता है और आप ये कहते हुए फिरते हैं कि मैंने किस कमबख्त को डाल दिया। तो मैं आपसे गुजारिश करने आया हूँ कि आप गलती मत करिए। जो गलती हम 1947 के बाद से करते चले आ रहे हैं, उस गलती को हमें दोहराना नहीं है। आप और हम सब जानते हैं, देश की आज़ादी के बाद इस देश के अंदर 2 सियासी पार्टियां थी। एक कांग्रेस पार्टी थी, दूसरी मुस्लिम लीग थी। हमारे बड़ों ने 1947 में दिसंबर के महीने में लखनऊ के रफ़ायाम कलम में एक कन्वेंशन बुलाया गया, जिसकी सदारत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमान ने की। उस कन्वेंशन में पूरे हिंदुस्तान के तमाम दानिश्वर मुसलमानों को इकट्ठा किया गया और कहा गया है, मुसलमानों, हमारा देश आज़ाद हो गया है। देश के अंदर 2 सियासी पार्टियां हैं, मुस्लिम लीग है, कांग्रेस पार्टी है। हमारे बड़ों ने कहा है, मुसलमानों, मुस्लिम लीग तुम्हारी पार्टी नहीं है। हमने अपने बड़ों की बातों पर लब्बैक कहा। हमसे कहा गया, मुस्लिम लीग के कायदीन तुम्हारे कायद नहीं है। हमने लब्बैक कहा। हमसे कहा गया, कांग्रेस तुम्हारी पार्टी है, कांग्रेस के कायदीन तुम्हारे कायद है। नेहरू तुम्हारा लीडर है, इंदिरा तुम्हारी नेता है। हमने लब्बैक कहा, कांग्रेस को अपनी पार्टी माना, कांग्रेस के डंडे झंडे को अपने कंधों पर रखा। हमने जिंदाबाद के नारे लगाए, हमने वोट दिया, नोट दिया, सपोर्ट किया और इस देश का इक़्तिदार 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं, बल्कि 60 साल तक इस मुल्क का इक़्तिदार हमने कांग्रेस पार्टी को दिया। कांग्रेस पार्टी के दौरे इक़्तिदार में इस देश के अंदर महज 50 सालों में लगभग 50,000 दंगे हुए। अगर एक दंगे में हम 5 का औसत निकालते हैं कि 5 लोगों की मौतें हुई, तो 50,000 दंगों में 2.5 लाख लोग मारे गए। 2.5 लाख लोगों में मरने वालों की तादाद 90% मुसलमानों की थी। अगर हम ये आंकड़ा निकालते हैं तो 2.5 लाख में 25,000 अगर आप कम करेंगे तो 2,25,000 मुसलमान कांग्रेस पार्टी के दौरे हुकूमत में दंगों में मारा गया।
इस देश में हमें मुख्य धारा से काट दिया गया। हर समाज आगे बढ़ गया, हर समाज को उसका हक मिला, इंसाफ मिला, न्याय मिला, हिस्सेदारी मिली। लेकिन मुसलमानों, आपके हिस्से में क्या आया? कभी आपने इस बात का मुहासिबा नहीं किया। 5 साल में जब इलेक्शन आता है, कभी आपने एक कंडीशन पर वोट डाला है, दूसरी किसी कंडीशन पर आपने वोट नहीं डाला। आपने कभी अपने इलाकों की सड़कों के लिए वोट नहीं डाला। आपने कभी अपने घर में पीने के साफ पानी के लिए वोट नहीं डाला। आपने अपने इलाकों में अस्पताल के लिए वोट नहीं डाला। आपने अपने बच्चों के जो फर्जी मुकदमे में जेल में डाले जाते हैं, उनकी हिफाजत के लिए वोट नहीं डाला। आपने अपने मसाजिद के लाउडर के लिए वोट नहीं डाला। आपने अपनी दरगाहों को जो मिसमार किया जाता है, उसके लिए वोट नहीं डाला। आपने सिर्फ एक कंडीशन पर वोट डाला। चाहे कारपोरेटर का इलेक्शन हो, वो आता है, एक ही बात करता है, बीजेपी शिवसेना को हराना। चाहे विधायक का हो इलेक्शन, विधानसभा का, वो आता है, एक ही बात करता है, बीजेपी शिवसेना को हराना है। और आप खड़े होते हैं, कभी उससे आपने नहीं पूछा। अच्छा, आप जितने लोग यहाँ बैठे, एक आदमी मुझे इस बात को बता दे कि आपने कभी भी अपने इलाके के जो नुमाइंदे, जो ये टूटी हुई घड़ी और ये फिपीरी क्या बोलते हैं, ये जितेंद्र, महेंद्र, गजेंद्र, ये सब आते हैं आपका वोट लेने के लिए, कभी आपने इनसे कहा कि हमारे इलाके में नशा बहुत ज्यादा हो रही है, क्या हम तुम्हें वोट तो डालेंगे, ये नशा बंद होगी? आपने कभी नहीं पूछा। आपने एक ही कंडीशन पे वोट डाला, बीजेपी को हरा लोगे, शिवसेना को हरा लोगे। और जब आपके वोटों की भीख से ये शिवसेना और बीजेपी को हराते हैं, तो लौट करके आपके इलाके में नहीं आते। और आप इनसे कभी सवाल इसलिए नहीं कर पाते कि कभी आप इन्हें वोट डालने से पहले आपने अपनी कंडीशन नहीं रखी थी। और जब आप पूछेंगे तो ये आपको यही बात कहेगा कि अरे तूने मुझे अस्पताल के लिए वोट नहीं डाला, तूने मुझे रोजगार के लिए वोट नहीं डाला, तूने मुझे कब्रिस्तान के लिए वोट नहीं डाला, तूने मुझे पानी के लिए वोट नहीं डाला, तूने तो बीजेपी को हराने के लिए वोट डाला, मैंने बीजेपी को हरा लिया, यही तेरा सबसे बड़ा इनाम है। आप बताओ मुझे, इस देश में 2500 पार्टियां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है, क्यों है? अरे इस देश में तो एक पार्टी थी ना, दबे कुचले वंचित समाज, मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़ों की, कांग्रेस पार्टी थी ना। फिर क्यों राष्ट्रवादी बनी? फिर राष्ट्रवादी के 2 टुकड़े हुए, फिर क्यों शिवसेना बनी, फिर उसके 2 टुकड़े हुए, फिर क्यों समाजवादी बनी, जनता दल बनी, राष्ट्रीय जनता दल बनी, जनता दल यूनाइटेड बनी? क्यों बनी? नहीं बनना चाहिए था ना। हर समाज ने अपनी पार्टी बनाई, अपना डंडा बनाया, अपना झंडा बनाया, अपना नेता बनाया। और जिस समाज ने अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता बनाया, वो समाज मुख्य धारा से जुड़ गया। और जिस समाज ने दूसरों का बच्चा पैदा कराने के लिए, जिस तरीके से हम जाते हैं ना, हमारे यहाँ गांव में आज से 20 साल पहले अस्पताल में नहीं, घरों में बच्चे पैदा होते थे, तो हमारे घर में दाई बुलाई जाती थी, वो आती थी, बच्चा पैदा करा के चली जाती थी। लेकिन वो बच्चा तो दाई का नहीं होता है ना। वही हाल हमारा है। चलो इस बार शरद पवार का पैदा करना है, चलो इस बार उसके भतीजे का पैदा करना है, चलो इस बार राज ठाकरे का पैदा करना है। अरे आपको अल्लाह ने वो ताकत दी है, आप अपने वोट से, मैं कारपोरेटर की बात नहीं कर रहा हूं, आप मुमरा से अपना विधायक जिता सकते हैं। कारपोरेटर तो बहुत छोटी बात है, लेकिन नहीं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जो 4% है, उन्होंने भी अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता बनाया। जो 11% है, उन्होंने भी अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता बनाया। क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि उनका यही कहना था
कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। और अन्याय पाने का रास्ता क्या है, न्याय पाने का रास्ता क्या है? आप लोकतंत्र में जहां संविधान है, जहां पर कानून है, वहां पर आप हथियार नहीं उठा सकते, आप लाठी और डंडे नहीं उठा सकते, कोई भी लड़ाई आप इलीगल तरीके से नहीं जीत सकते। अगर आपको लोकतंत्र में अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ना है तो उसके लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, वो रास्ता सियासत का रास्ता है। इसी रास्ते पर चल करके आप अपनी मसाजिद की हिफाजत कर सकते हैं, इसी रास्ते पर चल करके आप अपनी शरीयत की हिफाजत कर सकते हैं, इसी रास्ते पर चल करके आप अपने बच्चों की हिफाजत कर सकते हैं, वरना कोई दूसरा रास्ता आपके पास नहीं है। उत्तर प्रदेश में 4% राजभर है, आप जानते होंगे, क्योंकि यहाँ भी 50% तो उत्तर प्रदेश के लोग हैं मेरे ख्याल से। क्यों? अच्छा हाथ उठाइए, यहाँ उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले कितने हैं? कितने हैं? बस इतने ही है, अब पीछे भी नहीं है क्या? हमारी माए बहनें भी तो है माशाल्लाह। तो अब एक बात बताइए मुझे, राजभर के परसेंट है यूपी में? 4%। अरे वो अपना डंडा बनाए, अपना झंडा बनाए, अपना नेता बनाए, क्या बनाए? बनाए ना। राजभर क्या कह रहा है? शौकत पे जूता मारने वाले को 51,000 का इनाम। अब बताओ, भर की ताकत हो गई है कि शौकत के जूता से मारी 50,000 का इनाम। काहे कहे पता है? काहे कहे? बहराइच में सालार मसूद गाजी अलैहिर्रहमा आराम फरमा रहे औलिया अल्लाह। आए दिन ये भाजपा के लोग, उनके सहयोगी दल, अरे लुटेरा था, ये लुटेरा था, औरंगजेब लुटेरा था, फलाना लुटेरा था, कोई जवाब नहीं देता। 34 मुसलमान एमएलए हैं उत्तर प्रदेश में, और बहराइच में सालार मसूद गाजी अलैहिर्रहमा के सदक़े से हुए हैं। एक यासर शाह है, जो लोग बहराइच के आसपास के वो लोग जानते होंगे, कैबिनेट मंत्री रहे, उनके बाप भी कैबिनेट मंत्री रहे कई बार। वो बहराइच का रहने वाला, उसकी बीवी मटेरा से एमएलए है, वो खुद बहराइच से एमएलए रहा, मटेरा से रहा। किसके सदक़े में? सालार मसूद गाजी के सदक़े में। कभी इसने आवाज नहीं उठाई, कभी इसने नहीं कहा कि सालार मसूद गाजी को लुटेरा कहने वाला लुटेरा है, कभी नहीं कहा। यही बात मैंने जाकर के बहराइच में बोल दिया। तो अब मुझे कोई कह रहा है कि हमारे यहाँ आएगा तो गोली मार देंगे, कोई कह रहा है इसकी जबान काट ले, जो 51 लाख का इनाम दे देंगे। उन पर मुकदमा नहीं हुआ। मुकदमा किस पर हुआ? मेरे ऊपर 4 मुकदमे। लखनऊ में हुआ, बहराइच में 2 मुकदमा, आजमगढ़ में 1 मुकदमा, 4 मुकदमा मेरे ऊपर हुआ। मुझसे कहा लोगों ने कि आप हट जाइए, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आपके ऊपर मुकदमा हो गया है, आप अपने अल्फाज वापस ले लीजिए। मैंने कहा मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का सिपाही हूँ, और जो बोल दिया बोल दिया, ये वापस नहीं लूंगा। मैं आपसे सिर्फ ये बात कह रहा हूँ ये कि राजभर को ये ताकत किसने दिया? ये ताकत राजभर को सियासत ने दिया। अगर वो सियासी तौर पर ताकतवर न होता, वो एक टेम्पू चलाने वाले की औकात न होती जो सालार मसूद गाजी अलैहिर्रहमा को लुटेरा कहता। आज क्यों, क्या वजह है? बोलो आप। निशाने पर मुसलमान है, आपकी शरीयत में मुदाखलत हो गई, आपकी दाढ़ी टोपी देख करके मारा जा रहा है, आपके खाने पर पाबंदी। अरे हमारे देश में संविधान है, संविधान हर किसी को इजाजत देता है। हमारे देश की खूबसूरती यही है, कुत्ता बिल्ली सुअर खाने वाले भी हैं इस देश में, और ऐसे लोग भी हैं जो प्याज और लहसुन भी नहीं खाते। संविधान इजाजत देता है, लेकिन हमें क्यों रोका जाता है? कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। अब आप सोचेंगे, क्योंकि आप
तो बस 5 साल में एक बार खड़े होते हैं और बीजेपी को हराने के लिए वोट डालते हैं। इसलिए आप मुख्य धारा से कट गए, इसलिए आज आप दलित से बदतर हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंटू कमीशन, महमूदुर रहमान कमेटी कह रही है कि इस देश का मुसलमान दलित से बदतर अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। आप बताओ कि इन सब चीजों से लड़ने के पास आपके पास रास्ते क्या? ये भाई लड़ने के लिए आया, ये जितेंद्र अवार्ड जो यहूदी है, इस्राएली प्रोडक्ट है। अभी जब फलस्तीन की जब जंग चल रही थी इसराइल से, ये तब भी इसराइल गया था। ये इस्राएली यहूदी मेरे भाई पर फर्जी मुकदमा आपके लिए लड़ रहा था। ये सैफ पठान, ये किसी अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा था, पर्सनल इसका कोई मामला नहीं था। वरना जिस तरीके से आप अपने घरों में खाना खा के सो जाते किसी से नहीं मतलब, ये भी चाहता तो अपने घरों में क्यों लेता। कभी इसे जिला बदल किया गया, कभी इसे जेल में डाला गया, फर्जी मुकदमे इसके ऊपर लगाए गए। और 5 साल ये जब आपकी लड़ाई लड़ता है, 5 सालों में आपके बीच में आता है और आपको यही कहता है, ऐ मेरे कौम के लोगों, मेरे हाथों को मजबूत करो, मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा। तब आप कहते हो नहीं नहीं, हम तो जितेंद्र अवार्ड यहूदी के साथ हैं। अब आप मुझे बताओ कि आप यहूदी के साथ हैं या फलस्तीन के साथ? आपको तय करना है। और ये चचा भतीजे उत्तर भारतीयों को सबसे ज्यादा किसने मारा महाराष्ट्र में? बताओ किसने मारा? यही राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे के लोगों ने मारा, ये गुंडों ने मारा। आप बताओ मुझे, आज राज ठाकरे का अलायंस किससे है? किससे बताओ? शरद पवार से। अरे शरद पवार तो बोलने भी नहीं जाता, उसके मुंह से क्या निकलता है टेलीविजन वाला लिख करके ना दे तो आप समझ भी नहीं पाओगे। ऐसे गूंगे लोगों को आप अपना कायद, अपना नुमाइंदा क्यों बनाते हो? क्यों बनाते हो? और आप जितेंद्र अवार्ड की बात करते हो। आप बताओ मुझे कि जितेंद्र अवार्ड आज मुमरा में कितने सालों से है? 80% आबादी मुमरा में आपकी है। ये मुमरा आपका है, किसी के बाप का नहीं है। 80% आबादी वालों ने एक यहूदी को बार बार यहां से इलेक्शन जिता करके भेजा और उस यहूदी ने मुमरा वालों के लिए क्या किया? अरे 78 सालों में पीने का साफ पानी आपके घरों में नहीं आया। ये कौन सी नुमाइंदगी है? हम जेल की सलाखों में सबसे ज्यादा है, फर्जी मुकदमे लगा करके हमें ले जाकर के पुलिस स्टेशन में बैठाए जाते। फिर इनका एक दलाल आता है, 20,000 रुपया आपसे दिलवाता है, तब पुलिस वाले आपको छोड़ते। सैफ पठान अगर इसी का विरोध करता है तो सैफ पठान के फर्जी मुकदमा लगा के जेल में डाला जाता है। मेरी आपसे अपील है कि आपको आने वाली 15 तारीख को आपको खड़े होना। जीत हार का फैसला अल्लाह सुब्हानहू व तआला करने वाला है। हम जीत हार का फैसला नहीं करेंगे और आपको डरना नहीं है, इन चचा भतीजों के चक्कर में नहीं पड़ना है। नहीं पड़ेंगे ना मेरे भाई? अरे मैं उत्तर प्रदेश वालों आपसे भी कह रहा हूं, भैया मोरे मत डरा यार, इलाने की कौन औकात है बताओ? डरा था तुम लोग? देख के डरा था, हाथ उठाओ। देख के डराता है? कोई ना डराता है? तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो आपके साथ इंसाफ हो तो आपके पास सिर्फ एक रास्ता है, ये वोट आपका हथियार है। पहले, आज से कुछ साल पहले इसी देश में आप हुकूमत करते थे, तब भी आप अक़लियत में थे, आप अक्सरियत में नहीं थे, तभी आप माइनॉरिटी में थे, लेकिन आपके अंदर हुकूमत करने का जज्बा था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुनिया में हमें हुकूमत कायम करने के लिए भेजा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुनिया में हमें इंसाफ कायम करने के लिए भेजा, क्योंकि इस दुनिया में सबसे अच्छा अदल अगर कोई कर सकता है तो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला कर सकता है।
लेकिन जब अदल कायम करने वाला दूसरों के दरवाजों पर जाकर के इंसाफ की भीख मांगेगा तो फिर कहां से इंसाफ कायम होगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजाम गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। आप मुझे यकीन दिलाइए कि आने वाली 15 तारीख को आप 15 मिनट का वक्त निकालेंगे ना वोट डालने के लिए इंशाअल्लाह। सब लोग हाथ उठाए बताए ना भाई, वो बड़ी बेइज्जती हुई है कन्नड़ की, यूपी का अध्यक्ष आ रहा तब वो ना जिता पाए जिलैया ना। जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता, जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता। मुझे पामाल रस्तों का सफर अच्छा नहीं लगता, गलत बातों को सुनना, सुन के हामी भर लेना, बहुत है फायदे इसमें मगर अच्छा नहीं लगता। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। इन चोरों से, इन बेईमानों से, इन उचक्कों से, इन यहूदियों से ये बोल दो कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डरने और घबराने वालों की पार्टी नहीं है। और सैफ पठान, सैफ के माने नहीं मालूम, सैफ के माने यस, तो सब साथ करेंगे ना इंशाअल्लाह। हमारे यहाँ गाजियाबाद में एक आदमी है तो पुरुष लिंग, लेकिन उसका नाम है स्त्रीलिंग वाला। गाजियाबाद का पिंकिया क्या किया मालूम है आपको? गाजियाबाद में तलवार बांट रहा, कह रहा है कि हिंदू समाज की रक्षा के लिए। अब पिंकिया से ये पूछना चाहिए, अब प्राइम मिनिस्टर कौन है, उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कौन है, राष्ट्रपति कौन है, सब तो तेरे समाज के, फिर तुझे डर किस बात का है? तू 80 है, 20 है। हमने कहा पूरे उत्तर प्रदेश में कलम और फूल बंटवा दो। पूरे उत्तर प्रदेश में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हर जिले में, हर शहर में कलम और फूल हमने बांटा। हमने कहा ये फूल मोहब्बत की निशानी है और ये कलम देश को आगे बढ़ाएगा। ये कलम इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी तलवार को पिंकिया काट डालेगा। बड़े लोग नाराज हुए, कुछ पुलिस वाले भी नाराज हुए। हमारे यहाँ के लखनऊ के जिला अध्यक्ष को जाकर के एक थाने का एसएचओ परेशान कर रहा, बोले क्यों कलम बांटा, क्यों फूल बांटा। हमने कहा इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस भी नहीं चाहती कि मोहब्बत बढ़े, तो ये लोग नफरतों की दीवार को जो खड़ी की है इंशाअल्लाह इस नफरत की दीवार को हम खत्म करेंगे। और डरना नहीं, घबराना नहीं है। ये देश हमारा था, है और रहेगा। इस देश को हमने आजाद करवाया था। हमारे उलमाए कराम ने इस देश के लिए अपने जानों की कुर्बानियां दी थी। तारीख गवाह है, मुरादाबाद, शामली से लेकर के लाहौर तक कोई ऐसा दरख्त नहीं बचा था जहां पर हमारे उलमाए कराम की गर्दनों को काट करके नहीं लटकाया गया था। आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों ने इलाहाबाद के अंदर मुसलमानों का इतना कत्लेआम किया था कि जमीनें कम पड़ गई थी। मुसलमानों को जंगलों को जला करके उनकी लाशों को फेंक दिया गया था, तब जाकर के ये मुल्क आजाद हुआ। हमारी कुर्बानियां हैं। रेशमी रुमाल की तहरीक हमने चलाई, तिरंगे को हमने बनाया, अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा का हमने दिया। हमने इस मुल्क को आजाद करवाया है। ये मुल्क किसी पिंकी नंदा का नहीं है, ये मुल्क किसी जितेंद्र का सिर्फ नहीं है, ये मुल्क किसी महेंद्र का सिर्फ नहीं है। ये मुल्क जितना योगी आदित्यनाथ का है, ये मुल्क जितना नरेंद्र मोदी का है, ये मुल्क उतना ही बैरिस्टर ओवैसी और शौकत अली का भी है। तो डरना नहीं है। बस एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा, और मेरा ये शेर उनके लिए है जो लोग कहते हैं कि हम इस देश को छोड़ करके चले जाए। अबे हम इस देश को छोड़ करके नहीं जाने वाले हैं, किसी देश में दफन होंगे इंशाअल्लाह। और तुझे बड़ी डर है कि हम लोग 4-4, 5-5, 19 बच्चे पैदा करते हैं। अगर तेरे अंदर ताकत नहीं है तो हम क्या करें?
ताकत नहीं है तो हम क्या करें? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी 8 बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनो, हम नाना भी बन गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब इनको इसी बात का डर है, अगर तुमको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, हमारी पार्टी में बहुत सारे हकीम हैं, तुमको मैं दवा एड्रेस बता देता हूँ, चले जाओ। और एक इनकी एक बेगम मोहतरमा, क्या नाम है उनका, कौन सी राणा, क्या नाम है उनका, नवनीत राणा, ये बड़ा परेशान है। बोले ये मुसलमान 19 बच्चे पैदा करते पाकिस्तान चले गए। नवनीत राणा, न तुम्हारी अम्मा हिंदुस्तान को दहेज में लेकर के नहीं आई थी। हम तुम नहीं पैदा कर सकते तो हम पे क्यों गुस्सा करते हो? अगर तुम्हारे घरों में प्यार मोहब्बत नहीं है तो हमको क्यों गुस्सा करते हो? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इनसे डरना घबराना नहीं। और वो छोटू भी जो बोलते रहता है ना, आए दिन नटवा 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 छुटका, आए दिन बक 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 बक। अब क्या बैरिस्टर साहब का नारा देखेगा सारे? इसकी साइज भी तो उससे छोटी है, इसकी साइज। तो ये लोग बोलेंगे, इनके अंदर हिम्मत नहीं है, आज ताकत में है। और सियासत ने उन्हें ये ताकत दिया है जो अनाप शनाप बोलते हैं, वरना इनकी माँ ने दूध नहीं पिलाया था, क्यों हमें उल्टा सीधा बोलते हैं। मैं बस आपसे यही कहूंगा कि मुत्तहिद रहिए, मुनज़्ज़म रहिए। और सुनो, राने और काने, जमीन के नीचे से खंडर जरूर निकलेगा। राने काने जितेंद्र महेंद्र, सुनो, जमीन के नीचे से खंडर जरूर निकलेगा। शमीम भाई आप भी सुनिए, हमारे नाम का पत्थर जरूर निकलेगा। जमीने हिंद की तह को कुरेद कर देखो, मेरे बुजुर्गों का भी सर जरूर निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी, आपने यकीन कीजिए कि यहाँ पर एक इबारत कायम कर दी। और मुझे मरहूम राहत इंदौरी साहब का वो शेर याद आ रहा है, ये मेरा नहीं है, राहत साहब का है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, मुमरा वालों, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। अब तक जिन लोगों ने आपसे दरी बिछवाया है, उनसे बिछवाने की बारी है। बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, अभी आप लोग रहे, प्रोग्राम कंटिन्यू चलेगा। सर को दूसरी मीटिंग अटेंड करनी है, इसलिए सर की रुखसती हो गई यहाँ से। आप लोग बने रहे, यहाँ बैठे भी। अब मैं इसी बीच में दावते सुखन देता हूँ अमजद बरकाती साहब को। मुख्तसर वक्त में 5 मिनट का सर आपको वक्त दिया जा रहा है, आए और अपनी बात पेश करें। जो नहीं पाली थी अब तक, जो नहीं थी पाली थी अब तक, अब वो दुश्मनी पालने वाले हैं। सभी आस्तीन के सांपों को चुन चुन के मारने वाले हैं। और हट जाए हमारे रास्ते से ये फर्जी सेकुलर दलाल, हम जेजे और मुल्ला का डायरेक्ट मुकाबला करने वाले हैं। दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, इज्जतदार पर्दानशी, मेरी खवातीन हजरात और स्टेज पे तशरीफ फरमा तमाम हजरात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बस मुख्तसर वक्त में अपनी बात कहता चलूँ कि मैं थाना में रहता हूँ और आपके मुमरा पे तो एक दूल्हा जो है ताला, वो बरसों से राज कर रहा है, और दूसरा है सितारा जो राज करने की कोशिश कर रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी साहब ने कहा कि 80% में
जो मुमरा की जो आबादी है हम लोगों की है। जब शहर अपना तो लीडर भी अपना हो सकता है। तो फिर ये क्यों होता है कि कोई बाहर वाला बार बार आप पे राज करने आ जाता है? क्या वो आपके मसाइल को जानता है? क्या वो आपकी तकलीफों को जानता है? अरे जिसने आपकी तकलीफों को जाना वो सैफ पठान है, जिसने आपकी मुसीबतों को जाना वो सैफ पठान है। सीनियर सिटीजन और तमाम बुजुर्गों के लिए ये मुमरा स्टेशन पे एक्सीलेटर जिसने लगाया वो सैफ पठान है। तमाम जो टॉरेंट की जो जुल्म सितम से जो यहाँ का मुसलमान परेशान है उस पर लड़ने वाला सैफ पठान है। यहाँ पर कब्रिस्तान के मामले पर हर बार आवाज उठाने वाला वो सैफ पठान है। यहाँ पर हॉकर के ऊपर बात करने वाला हर बार सैफ पठान है। तो ये बार बार इलेक्शन में ये भीख मंगे बाहर से आके आप लोग और फिर भी इनको झूलियां भर भर के जो वोट देते हैं, इसके लिए मैंने इनको कहा कि ये फर्जी सेकुलर और ये आस्तीन के छुपे हुए सांपों को मारना जरूरी है। मेरे भाई, अब की बार अगर झंडा हमारा है, डंडा हमारा है, तो झंडा भी हमारा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और सैफ भाई सिर्फ जीतने के लिए या लड़ने के लिए आप लोगों के बीच नहीं है, और सैफ भाई को कोई तारुफ की मोहताजी नहीं है। आपको खुद समझना पड़ेगा कि सैफ सिर्फ एक मुमरा कॉलोनी का लीडर नहीं है, सैफ सिर्फ एक थाना डिस्ट्रिक्ट का लीडर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सैफ महाराष्ट्र का एक अच्छा लीडर और तमाम यूपी बिहार में उसके नाम का डंका बजता है। तो आपको गर्व होना चाहिए अपने आप पर, आपको फख्र होना चाहिए अपने आप पर। चाहे बम्बई कॉलोनी मुमरा वालों कि आपने किस नायक हीरे को अपने साथ रखा है। और आज सारे के सारे मुमरा में सारी सीटें एक तरफ है, लेकिन मेरे भाई सैफ पठान को हराने के लिए सारी ताकत एक तरफ है। लेकिन हम भी भाई तुम्हारे से अच्छा गणित रखते हैं। इसी के लिए हमने भी 26 नंबर पैनल में सिर्फ हमारे भाई सैफ पठान को उतारा। वो इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमको मालूम है कि आप आपकी दुआओं से और आपके वोटों से इतना इनको कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि इनकी नस्लें याद रखेगी सैफ भाई के सामने खड़े होने के लिए। समझे बात को? और एक ही बात मैं मेरे भाई सैफ के लिए मराठी समझती है, सबको समझती है ना? तो एक ही बात मैं मेरे भाई सैफ के लिए कहना चलूंगा कि असंख्य मित्र परिवार घेऊनच फिरतो, वेळ आल्यावर एकटाच लढतो, अरे जेव्हा लढतो तेव्हा धुल्लस करतो, अरे तिच्या लढाईला कुठली अंत नाहीये और गप्प बसायला त्याच्या सुखी संत नाहीये। अस्सलाम वालेकुम। अभी हमारे खास मेहमान जो हैदराबाद से आए हुए हमारे अक्षत भाई वहां से रूबेरू हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह आप उनका जरा जोरदार स्वागत मैं करता हूँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, तेरा मेरा रिश्ता क्या। सैनसी पे तशरीफ फरमा मुमरा के हमारे सदर जनाब सैफ पठान साहब और तमाम उम्मीदवार जो भी हल्कों से यहाँ पर लड़ रहे हैं और यहाँ पर आए हुई हमारी अवाम, हमारे कार्यकर्ता जो भी यहाँ पर मौजूद है, आप तमाम को मैं जिन भी जगह आए उनसे सलाम पेश करता हूँ। कबूल फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज़ थोड़ा कम रही है, आवाज़ जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपके इलाके में 15 तारीख के दिन इलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पर मैं एक हफ्ते से आपके शहर में हूँ, आपके गली कुचों में फिर रहा हूँ, देख रहा हूँ। ये शहर में मैंने एक चीज़ देखी कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, कर्नाटका के लोग हैं, आंध्रा के लोग हैं, दक्षिण भारत के लोग हैं। यहाँ पर आपको हिंदुस्तान के तमाम इलाके के लोग यहाँ पर आपको मिलेंगे। ये एक छोटा हिंदुस्तान आपको एक मुमरा की शक्ल में दिखता है, ये यहाँ की खूबसूरती है। तो कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर देखी कि यहाँ की गलियाँ बहुत छोटी छोटी है, वो गलियों में भी इतनी गंदगी है, इतने यहाँ पर चूहे आप लोगों को देखने को मिलते हैं। यहाँ पर साफ सफाई का कोई इंतजाम नहीं है, पीने के पानी की सही से सहूलत नहीं है, और भी बहुत सारे आप लोगों के मसले मसाइल है, परेशानियाँ हैं, रोजगार नहीं है।
आज आप लोग कमा रहे हैं 10,000, 15,000, 20,000, लेकिन वही जब आप खर्चा करने जाते हैं तो घर का किराया आपको 10,000 देना पड़ता है, 15,000 देना पड़ता है, 20,000 देना पड़ता है। घर पे 4-4, 5-5 लोग कमा रहे हैं, फिर भी कुछ भी पैसे आप लोगों के पास बच नहीं रहे। क्या वजह है कि महंगाई इतनी आसमान को छू रही है? यहाँ का आपका MP शिवसेना का है जो डिप्टी CM का बेटा है, यहाँ का आपका MLA NCP का तुतारी का जितेंद्र अवार्ड है, यहाँ के कॉर्पोरेटर कांग्रेस के, शिवसेना के, NCP के, अलग अलग पार्टियों के हैं। ये तमाम रहने के बावजूद भी आपके मसले मसाइल हल नहीं होते, आपके ऊपर महंगाई का वजन जो है वो कम नहीं होता। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है, आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये लोग समझ चुके हैं आप लोग यहाँ पर वोट किस लिए देते हैं। सिर्फ आप लोग इसलिए यहाँ पर वोट देते हैं कि बीजेपी और शिवसेना को दूर रखा जाए। आप लोगों के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, आज आपके सामने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शक्ल में सैफ पठान जैसा लीडर है जो आपके साथ हर वक्त यहाँ पर 10 से 15 साल से आपके बीच खड़ा है। उसको डराया गया, उसको धमकाया गया। वो ऐसा सैफ पठान है जो असली पठान जिसको कहते हैं, पठान का बच्चा है, उसके ऊपर केसेस डाले गए, उसको जेल में भेजा गया, उसको तड़ीपार किया गया। जब उसकी माँ मर चुकी थी वो यहाँ पर नहीं था, वो तड़ीपार था। उसके दिल पर क्या बीती होगी सोचिए। वो आप लोगों के लिए लड़ रहा है, वो बिका नहीं, वो झुका नहीं, आज भी आपके लिए खड़ा है। वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का एक मजबूत सिपाही है। क्या आप लोग उसको यहाँ से कामयाब करेंगे या नहीं करेंगे? बताइए। क्या आप लोगों का फर्ज नहीं बनता है कि वो हर वक्त आप लोगों के लिए लड़ता है? क्या वजह है आप बताइए। क्या वो अपने घर में अपने बीवी के, अपने बच्चों के साथ नहीं रह सकता? वो भी रह सकता है, वो भी सुकून की जिंदगी गुजार सकता है। लेकिन वो आप लोगों का दर्द देखा है, वो आप लोगों की तकलीफ को महसूस करता है, वो आप लोगों के बीच रहा है। उसको मालूम है कि किस तरीके से यहाँ के हुकूमत से लड़कर आप लोगों को हक दिलाना है। उसको पता है यहाँ के MLA से, यहाँ के MP से, यहाँ के हुकूमत से लड़कर आपको अच्छे स्कूल देना है, अच्छे यहाँ पर तालीम के इदारे यहाँ पर खड़े करना है। ये कब मुमकिन होगा मेरे भाई? आप लोगों ने देखा यहाँ पर MLA इलेक्शन 2019 का चला गया, 2024 का इलेक्शन चला गया, हम हार गए, लेकिन हम पीछे नहीं हटे, हमारी हिम्मत नहीं टूटी। वो सैफ आज भी खड़ा है यहाँ पर, आप लोगों से एक ही चीज मांग रहा है। 4 वोट है आपके पास, क्या आप लोग 1 वोट देंगे या नहीं देंगे? हाथ उठाकर बताइए। 4 में से सिर्फ 1 वोट चाहते हैं हम लोग, बाकी के 3 वोट आप किसको देते थे तो हमको कोई मतलब नहीं है। क्या 1 वोट आप सैफ पठान को देंगे या नहीं देंगे? मेरे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। 15 तारीख के दिन 15 मिनट में लाकर मशीन के ऊपर इतना बटन दबाइए कि मशीन खराब हो जाए। खराब करेंगे ना मशीन को। और वोटिंग का तरीका भी बता रहा हूँ। फिर आप मैं बोलेंगे आतिफ भाई आपने बोला कि 1 वोट बटाओ 3, हमको पूरे 4 के 4 वोट डालना है। ये प्रभात सिस्टम थोड़ा कंफ्यूजिंग है आप लोगों के लिए। आसान तरीके से बताता हूँ। वोटिंग के दिन, इलेक्शन के दिन आपको अंदर जाना है। आपके सामने 2 मशीन रहेंगी, जहाँ पर पैनल D में सैफ भाई का सिंबल है पतंग। अपने को पहला वोट किसको देना है? पहला वोट किसको देना है? बाकी के 3 वोट भी देना है। आप किसी को भी दीजिए, 3 वोट किसी को भी दीजिए, जो पसंद है उसको वोट दीजिए। अगर पसंद नहीं है तो नोटा को दीजिए, लेकिन पूरे 4 वोट देना है। उसके बाद ही मशीन की आवाज आएगी। तो मशीन की जब आवाज आएगी तो आपका वोट गिरा है। अगर आप सिर्फ 1 वोट दबाकर आ जाएंगे तो वो इनवैलिड रहेगा। तो अपने घर में जाइए, अपने दोस्त रिश्तेदारों को, अपनी बहनों को, अपनी माओं को, अपनी बीवियों को भी ये बताइए कि हमको हमारा वोट खराब नहीं करना है। पहला वोट सैफ भाई को देना है, बाकी के 3 वोट आप किसको देते दीजिए। क्या 1-1 वोट यहाँ से जितने भी वेंडर्स हैं, जितने भी लोग हैं, क्या आप लोग सैफ भाई को वोट देंगे या नहीं देंगे? देने के बाद अगर अगले 5 साल में सैफ भाई काम नहीं करेंगे तो हम आएंगे भी नहीं आपसे वोट पूछने के लिए। अगर वो बगैर पावर में रहकर आपका एक्सीलेटर का, रेलवे स्टेशन का काम करवा सकता है, बहुत सारे जगह पर बस स्टैंड बनवा सकता है, तो अगर वो जीतेगा तो यहाँ पर म्युनिसिपालिटी के स्कूल लाएगा या नहीं लाएगा? बताइए। यहाँ पर हेल्थ सेंटर्स नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक्स नहीं है, यहाँ के जो
जीते हुए कॉर्पोरेटर सिर्फ आप लोगों को यही चीज बता दिए हैं कि गटर साफ करने को कॉर्पोरेशन का एक काम बता दिए है, नाली साफ सफाई करने को ही कॉर्पोरेटर का काम बता दिए हैं। अरे इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। आज बहुत सारे लोग पूछते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी क्या जरूरत है उनको हैदराबाद से बाहर आने की, क्या जरूरत है वो उनको मुमरा आने की। अरे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का काम है वो जहां भी जाते हैं वो शेरों को पैदा करते हैं। आप आने वाले वक्त में देखिए जब ये मुमरा का शेर यहाँ से दहाड़ेगा तो वक्त का मोदी हो या योगी हो उसके आंखों में आके हाथ डालकर उसको डराकर उससे कान निकालवाएगा। क्या आप सर पठान को यहाँ से जिताकर भेजेंगे या नहीं भेजेंगे? और जब यहाँ से आप जिताकर भेजेंगे तो सामने शिंदे हो, ठाकरे हो, छोटा गिड्डा हो या योगी हो या मोदी हो, शायद किसी से डरने वाला नहीं, वो पठान का बच्चा है। इंशाल्लाह बस इतनी सी बात कहते हुए अपनी जगह लेता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। आइए आप जिसका बेसब्री से इंतजार था, दशहरे मुमरा हमारे सरफराज खान और सैफ पठान भाई को शेर के साथ दावत देना चाहता हूँ। क्या सियासत कौन करता है? सियासत कौन करता है? इबादत कौन करता है? हमें पता है सैफ पठान, तेरी हिफाजत कौन करता है? और फिल्म शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाइस को तशरीफ फरमा हमारे हैदराबाद से आए हुए अशर भाई, हमारे थाना के जिम्मेदार अमजद भाई, हमारे मोहल्ले के जिम्मेदार जावेद भाई, शकील भाई, हमारे हॉकर्स यूनियन के सदर इरफान भाई, हमारी बहन शगुफ्ता आपा, हमारी बहन रेहाना आपा, नासिर भाई, फारूक भाई और तमाम सामने बैठी हमारी इज्जतदार पर्दानशी माँ बहनें, घरों में बैठ के सुनने वाली हमारी इज्जतदार माँ बहनें, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे सलाम का जवाब थोड़ा जोर से दीजिए, अभी आपका बेटा है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, मैं काफी देर से ऑब्जर्व कर रहा था कि आप लोग यानी एक क्या पता, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों इतना लेजी फील कर रहे हैं कि हमारे इतने अच्छे मुकर्रिर, हमारे यूपी से आए हुए हमारे सदर और शौकत भाई यानी यहाँ पर इतनी तकरीर करके गए, उसके बाद अचानक से मजमा एकदम स्लो हो गया और उसके बाद हमारे जितने भी तकरीर हुई उसमें आपने वो जोश नहीं दिखाया। लेकिन अगर मुझे वो जोश नहीं दिखा तो यकीन जाने बोलने मजा नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपके बीच आपकी आवाज बनकर खड़ा हूँ और अगर आपकी आवाज मजे में ना बोले तो सामने वालों की जीतोगी। तो क्या आप जीतने दोगे? तो फिर मेरा साथ दीजिए ताकि उनके कानों के पर्दे फाड़ सकूं और उनको बता सकूं तुम चार और अकेला हो और मैं तुम पे भारी पड़ूंगा इंशाअल्लाह ताला। देखिए, कॉर्पोरेशन इलेक्शन लड़ने का जो फैसला है, मैं आज मेरे वार्ड में खड़ा हूँ, मेरे लोगों के बीच में खड़ा हूँ। मैं मेरी बात रखने से पहले मैं कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि मेरे साथ जो कैंडिडेट्स हैं, हमारे रशीद कंपाउंड से हमारे डॉक्टर आसिफ कोची साहब है, हमारे मुशीर भाई उनकी अहलिया है, हमारे अदनान भाई उनकी बहन है, उनकी भाभी है, ये वहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, आप लोगों ने मौका दीजिए। हमारे रुखसार भाई है, उनकी बहन, हमारी बहन वहाँ टीचर है, वो 29 नंबर पैनल से, उनका साथ दीजिए। और मैं 26 नंबर पैनल से हूँ, मेरा तो पूरा साथ दीजिए। देखिए कैसा है कि आप लोगों की हिम्मत जो आप लोगों ने मुझे दी, हमेशा साथ दिया, उसके बल पर मैं आज जिनसे मुकाबला कर रहा हूँ वो 4 टाइम के नगर सेवक लोग हैं, 20 साल के नगर सेवक है और मैं उनके साथ मुकाबला कर रहा हूँ। और पिछले 9 साल से वो जीते हुए हैं, गद्दियों पे बैठे हुए हैं, उनकी सीटें हैं, लेकिन यकीन जाने फिर भी मैं मुकाबले के लिए खड़ा हो गया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी आवाम इस बार इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से पिछले 9 सालों से वो घर पे आराम कर रहे थे, उनको कायम का आराम करवा देगी इस इलेक्शन के बाद उनको। आपने देखा इन पिछले 9 सालों में
मैं पहले हॉकर से बात करूंगा कि मैंने जब भी यहाँ के हॉकर्स पे मुसीबत आई, जब भी बुलडोजर की राजनीति मेरे शहर में करने की कोशिश की गई, मेरे बाजार पर बुलडोजर लाने की कोशिश की गई और हॉकरों ने मुझे आवाज दी, मैं उस बुलडोजर के सामने खड़ा रहा और उस बुलडोजर को इस बाजार से रिटर्न किया, लेकिन मेरे एक भी हॉकर पे हाथ नहीं लगाने दिया। क्या मैं ये झूठ बोल रहा हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ? आपने देखा, मुझे पता है वो हॉकर्स पे कार्रवाई कौन करवा रहा था, वो यही नगर सेवक लोग और यही यहाँ के एमएलए लोग की साजिश थी। वो आपकी रोजगार छीनना चाहते थे, लेकिन मैंने वो होने नहीं दिया। आज उसके बदले में एक वोट मांग रहा, क्या मुझे एक वोट नहीं मिलेगा? क्या मेरा हक नहीं आपके वोट पे? क्या मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का हक नहीं आपके वोट पे? देखिए, आज देश भर के अंदर जो हालात बने हुए, जिस तरीके से कहीं अभी हमारे शौकत भाई बता रहे थे, कहीं हमारी दाढ़ी पकड़ कर मारा जा रहा है, कहीं हमारी टोपी खींच के मारा जा रहा है, कहीं हमारी बहनों को बुर्का पहनकर कॉलेजों में आने से रोका जा रहा है, इसके खिलाफ कौन आवाज उठाता है? इसके खिलाफ कौन सी पार्टी आवाज उठाती है? इसके खिलाफ मेरा सदर क्या नाम है उनका? जब वो आवाज उठाते, यहाँ पर उन्होंने मुझे आपका नुमाइंदा बनाकर उतारा है। जब भी शहर को जरूरत पड़ी, चाहे कब्रिस्तान का मामला हो, चाहे रिजर्वेशन जमीन का मामला हो, आपके लिए किसने आवाज उठाई? आपके लिए किसने आवाज उठाई? जरा जोर से बोलिए मेरे भाइयों। तो जब देश में जरूरत पड़े, एमआईएम आवाज उठाए, असदुद्दीन आवाज उठाए, जब मुमरा में जरूरत पड़े, सैफ पठान आवाज उठाए, तो वोट का हक किसका है? जरा जोर से बोलिए। जो परिवारवाद, वो नाकारा लोग जो पिछले 9 सालों से आपसे आपकी खैरियत पूछने नहीं आए, ये लॉकडाउन पीरियड यहाँ से गुजरा, वो मंजर मुझे आज भी याद है, मुझे आज भी वो घरों के नंबर याद है। देखिए, हमने वो तहरीक चलाई कि हमने हमारे ऑफिसों पे बुला करके खाने नहीं बांटे, हमने हमारी ऑफिसों पे बुला करके मदद नहीं की, हमने एक मैसेज छोड़ा कि जिसे जब भी जरूरत हो, जिसे अपने घरों पे जरूरत हो, सिर्फ हमें मैसेज दे दे, हमारे लोग आकर के आपके घरों पे वो जरूरत की चीजें देके जाएंगे। हमने उस तरीके से तहरीक चलाई, हमने उस तरीके से आपकी मदद की। और ये नगर सेवक लोग जो यहाँ के 9-9 साल के नगर सेवक थे, ये घरों पे ताला मार करके छुप करके बैठे हुए थे, इन्होंने आपकी मदद नहीं की। जब भी इस वार्ड को जरूरत पड़ी, जब भी इस शहर को जरूरत पड़ी, जब भी इस कौम को जरूरत पड़ी, आज मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग मेरे वार्ड के कुछ बड़े बड़े जिम्मेदार जो तो खुद भी 5 साल तक दिखाई नहीं देते, पिछली बार तो 9 साल इलेक्शन में उसमें दिखाई नहीं दिए, अब लोगों को फोन कर रहे हैं, मेरे लोगों को फोन कर रहे हैं और बोल रहे, अरे आप क्या कर रहे हो? अगर आप वन साइड पतंग चलाओगे तो यानी भाई बीजेपी आ जाएगी, आप ऐसा मत करिए। आप जो तुतारी से आए हुए उसको वोट दीजिए। मैं उन जिम्मेदारों से कहना चाहूंगा, लॉकडाउन में तुम्हारे फोन क्यों बंद थे? लॉकडाउन में तुमने हमारे लोगों को क्यों फोन नहीं किए? और आज तुम फोन करके बीजेपी का डर दिखा के वोट मांग रहे हो। अरे मैं बता रहा हूँ स्टेट से, सुन, तू दाढ़ी रखकर, तू टोपी पहनकर, मुनाफिकत करके जिसके लिए वोट मांग रहा है, वो भी बीजेपी की छोड़ी हुई औलाद है, वो भी बीजेपी का है। क्या आप नहीं जानते कि जो 2 पार्टी यहाँ पर अलग होकर लड़ रही है, ये जो 2 गुट अलग होकर लड़ रही है, बीजेपी के साथ है? मुझे पता है, घड़ी से जो 4 लोग उतरे, घड़ी सत्ता में यहाँ पर महाराष्ट्र में किसके साथ है? किसके साथ है? तो अगर हमने वोट दिया तो वो किसको जाएगा? क्या यहाँ बैठा हुआ एक भी शख्स बीजेपी को वोट देगा? क्या आप लोग अपना वोट बीजेपी को दोगे? क्या आपके वोट से आप चाहते हो कि वो ताकत में आकर के हमारे मस्जिदों के लाउड स्पीकर बंद करवाने की कोशिश करें? आप वोट दोगे? क्या आप चाहते हो कि वो हमारे लोगों को दाढ़ी और टोपी में देख करके मारे, आप उनको वोट दोगे? तो ये घड़ी वाले क्या उम्मीद से आपके बीच में वोट मांगने आ गए? और उस पर भी एक भी कैंडिडेट आपके वोट का नहीं। और दूसरा, वो मुनाफिक, वो जो अपने घर पे बैठ करके वो जो लोगों को फोन कर रहा है, मेरे वार्ड में, खुद तो वार्ड के बाहर रहता हूँ, यहाँ फोन करके बोल रहा नहीं साहब को वोट मत दो, आप पतंग को वोट मत दो। मैं वो मुनाफिक से पूछना चाहूंगा कि मुझे बता, रात को 3 बजे जितेंद्र अवार्ड फडणवीस के घर पे मीटिंग क्या बात की करने जाता है? जरा मुझे बता,
3 बजे ऐसी कौन सी ऑफिशियल मीटिंग होती है जिसको अटेंड करने जितेंद्र अवार्ड 3 बजे जाता और पत्रकार मिलते तो उनको बोलता कैमरा बंद करो। मैं मिस्टर अवार्ड से पूछना चाहूंगा कि आपके वो जो मुंह बोले पप्पा है फडणवीस, उससे आप किस बात की मीटिंग करने जाते हो रात को 3 बजे? और जो लोग आज यहाँ पर मेरे वार्ड के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इनको इंशाल्लाह ताला बड़ी सभा में लग दूंगा। पहले छोटे मोटे को अभी नगर सेवकों को ले लेते, इनकी बाद में गिनती लेंगे इंशाल्लाह ताला। मुझे बताए कि मेरा मुकाबला किससे है, मैं आपके वोट का हकदार क्यों नहीं हूँ, मुझे वो समझाए। मैं घरों में बैठी मेरी माँ बहनों को जो बिल्डिंगों में बैठकर मेरे बुजुर्ग सुन रहे, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि मैं जिनके सामने खड़ा हूँ, मेरे सामने 2 कैंडिडेट खड़े हैं, एक जो घड़ी से है, एक जो तुतारी से है। ये दोनों कैंडिडेट के परिवार वाले 20 साल से आपके यहाँ नगर सेवक हैं। मैं गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? 20 साल से नगर सेवक है ना, है। आज इनके घर से एक भी अगर मुझे बताए कि इन्होंने आपके लिए एक भी काम किया और 20 साल में अगर मेरे वार्ड के अंदर आबादी बढ़ी है तो मुझे बताए कि इन लोगों ने अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से एक भी स्कूल लाई, इन लोगों ने एक भी स्कूल लाई, सरकार से मिलने वाली मोहल्ला क्लिनिक जिसके जरिए आपको 5 रुपए 10 रुपए में दवाइयां मिल सकती थी, गवर्नमेंट के अच्छे डॉक्टर आकर के बैठ सकते थे, एक भी मोहल्ला क्लिनिक आपके लिए खुलवाया। सरकार से मिलने वाली एक भी फैसिलिटी, जैसे कि हमारी बेवा बहनों के लिए कोई स्कीम हो, कोई स्किल सेंटर हो, हमारे नौजवानों के लिए, हमारे स्टूडेंट बच्चों के लिए स्कॉलरशिप हो, इसमें से एक भी स्कॉलरशिप आपको दिलाई? आप हमारी बेवा बहनों को एक भी स्कीम में पैसा दिलाया? हमारे आने भाइयों को जो रोजगार में, उनके लिए रोजगार का कोई भी जरिया बनाया? तो ये क्या मुंह से आपके सामने वोट मांगने आ रहे? क्या ये आपके वोट के हकदार है? या आपको ये दोनों परिवार में से कोई एक भाई, मेरा अर्शद भाई, मेरा बड़ा भाई यहाँ खड़े होकर के आपसे वही सवाल कर रहा था कि आप लोग मुझे बताएं कि अगर लॉकडाउन पीरियड में इनमें से एक भी परिवार वालों में से किसी एक का भी चेहरा किसी ने यहाँ देखा? आपको जरूरत थी कि नहीं थी लॉकडाउन में? इनका कोई एक परिवार का कोई दिखा? तो आप सोचे कि ये अभी क्या मुंह से आपसे वोट मांगने आए? और ये अब मेरी बात करता हूं मैं, लॉकडाउन में मेरी ऑफिस एक भी दिन बंद हुई? पिछले 10 सालों में मेरी ऑफिस एक भी दिन बंद हुई? मैंने ये स्टेज पे खड़े होकर के पिछले नगर सेवक इलेक्शन में आप लोगों से एक वादा किया था कि मेरी जीत और हार का फैसला मेरे अल्लाह के हाथ में है। मुझे नहीं पता कि क्या फैसला आने वाला, और आज भी मैं वही बात पे कायम हूँ कि मेरी जीत और हार का फैसला मेरे अल्लाह के हाथ में है। मुझे नहीं पता 15 तारीख को क्या रिजल्ट आने वाला है, मेरी टीम का क्या रिजल्ट आने वाला है, लेकिन आज भी जो वादा किया था आपसे वो निभा रहा हूँ। मैंने कहा था कि मैं जीतूं या हारूं, मैं मेरी ऑफिस खुली रखूंगा, मेरी माँ बहनों की खिदमत करूंगा, मेरे बुजुर्गों की खिदमत करूंगा, मेरे नौजवान साथियों का साथ खड़े रहकर दूंगा, और उसके बाद अगली बार इलेक्शन में आकर वोट मांगूंगा। आज मैंने वो वादा निभाया। 5 साल के बजाय 9 साल बाद इलेक्शन हुए, मैं वहां खड़ा रहा, मैंने आपकी खिदमत की, मैंने मेरी ऑफिस बंद नहीं होने दी, और उसके बदले में आपसे एक वोट मांगने आया हूँ, और आपसे वो एक वोट हक से मांगूंगा। इनकी तरह घरों पे बैठ करके छुप करके दूंगा नहीं दिया हूँ, हर मुद्दों पे बोला हूँ, तोरण के खिलाफ बोला हूँ, रेलवे पे एस्केलेटर्स के लिए बोला हूँ, शहर में पार्किंग के लिए बोला हूँ, कहीं भी अगर देश भर में मेरे लोगों पे जुल्म हुआ उसके खिलाफ बोला हूँ। इन सब चीजों के बाद हॉकरों पे जुल्म होता था उसके खिलाफ बोला, मार्केट को उखड़ने नहीं दिया, लोगों ने उखाड़ने की कोशिश की, वो रोका, उसके बाद आपसे वोट मांगने आया। बताओ अब मैं हकदार हूं या वो हकदार है? मेरे भाई इनको समझिए, ये राजावाद, ये अभी भी राजाओं की जिंदगी जी रहे। इनको लगता है कि बॉम्बे कॉलोनी लावारिस है, इनको लगता है कि बॉम्बे कॉलोनी में कोई भी काबिल नहीं है। ये जितने भी कैंडिडेट्स है ना, मैं आपके दरमियान का हूँ। आज मेरे साथ अगर अर्शद भाई खड़े, मेरे भाई शकील भाई खड़े, जावेद भाई खड़े, आपने देखा और भी दीगर पार्टियों के लोगों ने मुझे समर्थन किया 2 दिन पहले, या मेरे बॉम्बे कॉलोनी में मीटिंग करके एक होने का वादा करी, समर्थन दी, तो उसका रीजन ये है कि इन पार्टियों को हमारे बीच में कोई भी काबिल नहीं लगा। आज 4 वार्ड है, मैं वार्ड की सीमा रेखा बता रहा हूँ
आपको, आप समझिए, एक वार्ड आपका जो शुरू होता है वो रेती बंदर सर्कल से शुरू होता है और दत्तूवाड़ी पे खत्म होता है। ये आपका ए वार्ड है। उसमें बी वार्ड जो दूसरा आपका शुरू होता है वो दत्तूवाड़ी से शुरू होता है और शैलेश नगर के पीछे हिस्से पे खत्म होता है, सिर्फ आगे की एक बिल्डिंग नहीं उसमें। ये आपका बी वार्ड है। और उसके बाद आते हैं आपके 2 वार्ड। ये 2 वार्ड है सी और डी। ये सी और डी का जो सीमा रेखा है वो है जिसपे हमारे भाई साहब की ऑफिस है ना, वो पहली बिल्डिंग और उदयनगर की गली और ये दाबोलगढ़ ये बाजार का जो हिस्सा है ना, इसके पीछे का हिस्सा ये आपका सी वार्ड है। और डी वार्ड जो है हमारा ये बाजार के अंदर का हिस्सा। आप मुझे बताएं कि हमारे सी और डी में कोई भी काबिल नहीं था जिसको इन पार्टियों से टिकट मिल सकती थी या इन पार्टियों को टिकट देना चाहिए था। इन्होंने एक को भी टिकट नहीं दिया। एक मेरा भाई अगर आज इनके साथ लॉयल रहा, उस पर इतने इल्जाम लगे, हाँ मैंने उसकी मट्टी के ऊपर बोला, मैंने उसका बताया कि जब कब्रिस्तान में मट्टी डाली गई वो वीडियो मैंने वायरल की। वो अरे मैं तो आज भी कहता हूँ कि कब्रिस्तान में मट्टी चोरी हुई। मैंने कब मना किया? एक वीडियो वायरल करके बोल रहे कि आज मट्टी चोर को साथ में ले लिया। अरे तुमको इतनी तकलीफ हो गई कि मेरे को एक भाई ने आकर समर्थन दिया मोहल्ला कमेटी के हिसाब से, तो उसकी बेइज्जती करने निकल गए कि साहब तूने वीडियो डाला था, लेकिन ये क्यों नहीं बोलते कि मैंने वो वीडियो में उसके बॉस का भी नाम डाला था जो मिट्टी चोर नहीं पूरा कब्रिस्तान चोर था, जितेंद्र अवार्ड। मेरी वीडियो मुकम्मल दिखाओ, बताओ कि वो वीडियो में जो मेन सबसे बड़ा चोर था, जिसने कब्रिस्तान चोरी किया, जिसने स्लाटर हाउस चोरी किया, जिसने रिजर्वेशन की जमीन चोरी की, जो टोरेंट की दलाली करता है, उसका नाम है यहाँ का एमएलए जितेंद्र अवार्ड। उसका भी वीडियो बताओ। वो एक गरीब ने सिर्फ मोहल्ले के लोगों के मशवरे पे इत्तेफाक रखा और बोला कि ठीक है, अगर सी और डी में इनको कोई भी काबिल नहीं लगा, एक बंदा हमारे वार्ड से मेहनत करता है, लोगों के लिए आवाज उठाता है, लोगों के लिए बोलता है, मेरे उसके जो भी इख्तिलाफात हो उसके बावजूद भी मैं उसको समर्थन देता हूँ, तो आप लोगों को इतनी मिर्ची क्यों लगी? अरे आप लोगों की नजर में तो यहाँ से कोई काबिल है ही नहीं, तो इतना डर क्यों? ये सब वीडियो क्यों? ये सब वीडियो बनाकर चलाने का मतलब क्यों? ये मैसेजेस चलाने का मतलब क्यों? सच बोलूं तो वो जो बंगले पे बैठे हैं ना, वो जो करीमाबाद में बैठे हैं ना, जैसे उसने मुझे समर्थन दिया ना, उनकी पैंट गिल्ली हो गई। उनको लगने लगा कि बाब सी और डी में दाबोलगढ़ के नीचे 26,000 वोट है। ये गणित जानिए, मैं ऑन कैमरा ऑन स्टेज बता रहा हूँ, आंकड़ों पे लड़ाई है, आंकड़ों पे। उनका जो डर है वो आंकड़ों पे। ये दाबोलगढ़ के नीचे, ये मेन रोड के नीचे जो 2 वार्ड पड़ते हैं उसके अंदर 26,000 वोट है और यहाँ से एक भी कैंडिडेट नहीं है। मेरे अल्लाह का शुक्र कि उनकी नाअक्ली की वजह से आज यहाँ पर एक ही कैंडिडेट बचा हुआ, आपका भाई सैफ पठान है। अगर कोई, मैंने सुना है कि यहाँ का मासी नगर सेवक कोई दुकानों पे आकर बोल रहा है, लोगों को घूम के गणित बता रहा है, तो गणित मैं भी बताने आया हूँ और मैं तो स्टेजों पे से बताने पे ज्यादा बिलीव करता हूँ। उसने घूम कर लोगों को गणित बताया कि रेती बंदर पे 8,000 वोट है। क्या बताया उसने? रेती बंदर पे 8,000 वोट है। देखो मैं गवाही देता हूँ, यहाँ पीछे मंदिर के मेरे भाई लोग खड़े, यहाँ पर मेरे हिंदू भाई लोग खड़े, मैंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। मैंने कभी किया मामला भाई? मैंने कभी कोई हॉकर्स उस पर जुल्म हो रहा है, मैंने रोकते टाइम कभी ये नहीं सोचा कि ये हिंदू है ये मुस्लिम है। ये दुकानें जब तोड़ने के लिए कमिश्नर आया, मैंने कभी नहीं सोचा, मैंने तो हमेशा मदद की और यही सोचा कि भाई ये मेरे शहर का, ये मेरा भाई है, ये मेरे गाँव का है। लेकिन अगर वो नगर सेवक आज ये आंकड़ों पे बात कर रहा है तो मैं आंकड़ों पे बताऊँ, इसको गलत नहीं लेना। उसने क्या बताया बैठ करके कि 8,000 वोट है रेती बंदर पे, जिसमें से 4,000 वोट गिरेंगे और मुझे 1 साइड गिरेंगे। लगता है आपको 8 में से 4,000 वोट गिरेंगे, उसको 1 साइड गिरेंगे? लगता है वो लोगों को बेवकूफ बना रहा है। अगर चलो मान लेते कि 8,000 में से 4,000 उसको गिरेंगे, तो अगर तू 4,000 वोट के बल पे इतना उड़ रहा है तो 26,000 मेरे वार्ड के अंदर है
जिसमें से 13,000 गिरेंगे तो मैं भी दावा करता हूँ 13 मेरे को पूरे गिरेंगे ना। मेरे लोग वन साइड वोट करेंगे ना। वो 4,000 वालों को आवाज जाना चाहिए, बोलिए आप लोग वन साइड वोट करेंगे ना। अगर वो 4,000 वोट के बल पे बोल रहा है तो मैं 13,000 वोट के बल पे बोलूँ ना, मैं जीत रहा हूँ, मैं वन साइड आ रहा हूँ। इसको घरों पे बिठाऊंगा, इनको बंगलों पे बिठाऊंगा, बोलूँ ना। तो देखिए वो 4,000 की गिनती बता रहा और उसने क्या कहा कि मुझे कॉलोनी और सोसाइटी से एक भी वोट नहीं चाहिए। बात होता है मेरी जुबानी नहीं है, ये वो लोगों को बोलता फिर है। देखो मेरे को तो हर जगह से वोट चाहिए, मुझे मेरे मोहल्ले के मेरे हर जगह से वोट चाहिए, मुझे मेरे मंदिर के पास रहने वाले मेरे भाइयों से वोट चाहिए, इस दुकान में चलाने वाले हर एक भाइयों से वोट चाहिए, घरों में बैठी मेरी इज्जतदार प्रधान की माँ बहनों से वोट चाहिए, मुझे बॉम्बे कॉलोनी से वोट चाहिए, सुल्तान चाल से वोट चाहिए, पठानवाड़ी से चाहिए, सोसाइटी से चाहिए, कुतुबी से चाहिए, राणा से चाहिए, उदयनगर से चाहिए, शैलेश नगर से चाहिए, फेमस से चाहिए, जीवन बाग से चाहिए, दत्तूवाड़ी से चाहिए, और सुन मुझे रेती बंदर से भी मिलेगा और मुझे वहां से भी चाहिए। मैं अगर नगर सेवक बना तो मेरी सोच तेरी तरह नहीं है कि मैं राजा हूँ और मेरा एक ही वार्ड है। मैं अगर नगर सेवक बना तो मैं ये 4 वार्ड के लिए तो काम करूंगा इंशाल्लाह ताला, पूरे मुमरा के लिए भी करके दिखाऊंगा। बेशक तुझे जो कॉन्फिडेंस है तुम लोगों को क्या है, पिछली बार हमने वोट लिया और हम जीते थे, पिछली बार 9 साल पुरानी बात है ना, 9 साल पुरानी। 9 साल पहले उनको 5,500 वोट मिले और वो जीते, मुझे 3,500 वोट मिले, मैं हारा। 9 साल पहले का सैफ पठान और अभी का सैफ पठान डिफरेंट है ना। 9 साल पहले की एमआईएम और अभी की एमआईएम डिफरेंट है ना। वो वोटों का डिफरेंस तो ऐसे ही खत्म हो गया है ना। इंशाअल्लाह ताला इस बार उनके घरों से वोट लूंगा और वादा करता हूँ वहां से लीड लेकर आऊंगा और यहाँ जमानत जब्त करवाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। ये जो कॉन्फिडेंस से बोल रहे ना कि वहाँ 4,000 वोट है, इनकी आंकड़ों में इनकी गिनती में मत आए। अगर वो 4,000 वोट पे फैकर कर ले तो मैं 26 पे नहीं कर सकता, मैं 13 पे नहीं कर सकता। अच्छा इसके अलावा भी कल मैं जीवन बाग में था, हमारे समीर मलिक भाई हमारे जीवन बाग के जिम्मेदार मुझे वहाँ दौरे पे लेके गए। उसके बाद मैं शैलेश नगर पे था, फिर मैं दत्तूवाड़ी पहाड़ी इलाकों पे गया। यकीन जाने मेरी माँ बहनों ने मुझसे मिला और मुझसे यही बात कही कि साहब भाई हम लोग ने तो पहले से ही इरादा कर लिए कि ये नाकारा और गुंडों को घरों पे बिठाना है। आप हमारे लिए पेरेंट के लिए बोल रहे हो, आप हमारे लिए बच्चों के लिए बोल रहे हो, आप बात कर रहे हो कि आप स्कूल लाओगे तो हमने पहले इरादा कर लिया कि आपको वोट देंगे। आप हमको चेहरा दिखा दिया, आपका वोट कंफर्म, आप जाकर के अपने इलाकों में मेहनत करो। मेरे भाइयों, मेरी एक बहन ने बहुत अच्छी बात कही, मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ कहना चाहिए। मेरी तारीफ है, भले उसमें तारीफ खुद की होना नहीं चाहिए, मेरे अल्लाह की तारीफ होना चाहिए। लेकिन जब मैं कल जीवन बाग में था तो मेरी एक बहन ने मुझसे कहा कि मैं, बहन तो मेरी माँ समझिए, मेरी माँ की, उसने मुझसे कहा कि मैंने बैठ करके सबके इंटरव्यूज देखे, मैंने सबकी बातें सुनी है, जितने भी नगर सेवक के कैंडिडेट्स हैं इस मोहल्ले के अंदर, चाहे वो 20 साल पुराने हो, चाहे तू नया हो या कोई और नया आया हो, लेकिन यकीन जान इन सबसे तेरी सोच डिफरेंट है। मेरा वोट इसके लिए तेरे को जाएगा। मैं माँ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। शायद वो 60 साल की होगी मेरी माँ, लेकिन उसको मेरे जज्बात समझ में आए। उसने मुझसे कहा, मैंने माँ से पूछा, माँ मैं भी तो वही बात कर रहा हूँ, क्या अलग बात कर रहे हो? मुझे डांटने लगी, चुप, उनकी तरह बात मत कर, उनकी सोच में गटर और नाले हैं, तेरी सोच में स्कूल और हॉस्पिटल है। बोले तू अपने आप को उनके साथ कंपेयर मत कर, मैं सुनती हूँ तेरा वीडियो, तू जो वादे कर रहा है और मुझे यकीन है कि तू वो पूरे करेगा। तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इस मंच से मुझे उनका नाम तो नहीं पता, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तेरी माँ हूँ, जब भी तेरी माँ की याद आएगी तो आऊँगा इंशाअल्लाह ताला। मैं वादा करता हूँ कि जीतने के बाद उस माँ से मिलने आऊँगा इंशाअल्लाह ताला। देखिए मैं ज़्यादा उनकी बुराई करके बात करने नहीं आया, लेकिन जब आंकड़े बताए गए तो मुझे बोलना पड़ा। मैं बस आपके पास मेरे काम के बल पर आया हूँ। उसमें
पिछले 9 सालों में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसी ने नगर सेवक को देखा, किसी ने उनके ऑफिस ओपन होते भी देखी? उनमें और मेरे में बस यही फर्क है कि 10 सालों में 9 सालों में उनकी ऑफिस ओपन नहीं हुई और मेरी एक भी दिन बंद नहीं हुई। मेरी माँ बहनों को जब भी जरूरत पड़ी, मेरे बुजुर्गों को जब भी जरूरत पड़ी, उनका जो भी छोटा मोटा काम रहा वो मैंने करके दिया है। मेरे से जो भी बन पड़ा, चाहे कोई सरकारी दफ्तरों में उनका कुछ काम हो, चाहे कोई स्कूल में कोई फीस के रिलेटेड काम हो, ये सब काम मैंने करके दिया। उसके बल पे आपसे वोट मांग रहा हूँ और यकीन जाने, अगर आपने मुझे कामयाब किया तो मैं वादा करता हूं कि बढ़ती हुई आबादी के हिसाब से हर वार्ड हर पैनल के अंदर मेरे जितने कैंडिडेट हैं उनको कामयाब किया तो इंशाअल्लाह ताला और ऐसी स्कूल लाएंगे जिसकी जो तालीम होगी इंशाअल्लाह ताला इतनी बेहतर होगी। और मैं ये भी वादा करता हूँ, जब वो स्कूल लाऊंगा तो मेरा बच्चा भी वो स्कूल में पढ़ेगा इंशाअल्लाह ताला। हम आपके बच्चों के लिए नहीं लाएंगे कि एजुकेशन सिस्टम खराब हो, हम सबके लिए लाएंगे। हेल्थ सिस्टम बढ़ाएंगे, दवाई खाने लेकर आएंगे गवर्नमेंट की तरफ से आपके लिए। जो स्कीमों के स्टार्ट में मैंने बात की, सरकार से मिलने वाली जितनी स्कीमें वो सब लेकर आएंगे आपके लिए। बस एक बार इनके झांसों से बाहर आकर के एमआईएम को मौका दीजिए। मौका देंगे ना? जहाँ जहाँ हमारे 4-4 कैंडिडेट है वहाँ 4-4 वोट मारेंगे ना? यहाँ तो मैं आपसे एक वोट मांग रहा हूँ। मुझे बस इतना बताए कि आपके वोट पे क्या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और सैफ पठान का आपको 4 वोट मारना है पैनल नंबर 26 में हर एक वोटर को? क्या सैफ पठान को और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील का 1 वोट का हक नहीं है उसमें? आप 1 वोट मुझे दीजिए, 3 वोट जिसको देना दीजिए। मैं पूछने भी नहीं आऊंगा, बताने भी नहीं आऊंगा, लेकिन ये वादा है कि उन 4 से बेहतर काम करके दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। उन 4 से बेहतर वोट को संभालूंगा इंशाअल्लाह ताला। और इंशाअल्लाह ताला ऐसा काम करेंगे कि अगली बार फॉर्म भरा है, इलेक्शन लड़े, मैं अकेला आज भी लड़ा था, आगे भी अकेला लड़ूंगा और आपकी खिदमत करता रहूंगा। हमारी सोच में परिवारवाद नहीं है, काबिलियत पे वोट होना चाहिए। आप काबिलियत पे वोट करिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम पे वोट पड़ेगा ना इंशाअल्लाह? वो 36,000 वोट वन साइड पड़ेंगे ना इंशाअल्लाह ताला? इंशाअल्लाह भाई आप लोगों की याद से अगर आप कहें तो जीत का माला पहना देना इंशाअल्लाह। मेरे बुजुर्गों से, मेरे भाइयों से मैं कहना चाहूंगा कि आज वारिस पठान साहब आने वाले थे लेकिन कुछ वजह से नहीं आ पाए। मैं बहुत जल्द बाजार में वापस से दूसरी सभा लगाने वाला हूँ इंशाअल्लाह ताला। और ये ऐलान करता हूँ कि उस सभा में इनके पापा आने वाले, अकबरुद्दीन ओवैसी आने वाले इस बाजार के अंदर। तो मेरे बाजार के लोग तैयार रहिए इंशाअल्लाह ताला। इन 4 नगर सेवकों को वो गोल गोल घुमा के उस दिन मारेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे भाई